हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार। आज पी विला का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। आज हम लोग डाई नाइट्रोजन्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी डाई नाइट्रोजन्स यानी N2। डाई नाइट्रोजन्स की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन्स को किस तरीके से बनाया जाता है। तो डाई नाइट्रोजन्स को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे इसको बनाया जाता है, यानी व्यापक स्तर पर। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए दो मेथड का प्रयोग किया जाता है। एक का नाम है लिक्विफिकेशन एंड डिस्टिलेशन, यानी दो मेथड्स के द्वारा डाई नाइट्रोजन्स को बनाया जाता है। लिक्विफिकेशन मतलब द्रवीकरण और डिस्टिलेशन का मतलब होता है आयन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लिक्विफिकेशन क्या होता है। किसी वायुमंडल में किसी भी कंटेनर से सभी सारी गैसेस को क्या कर दे, इकट्ठा कर। क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन के अलावा बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बहुत सारी गैसेस को कलेक्ट करेंगे, उस पर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके क्या कर देंगे, उसे लिक्विड में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, लिक्विड में। कोई भी गैसेस पे अगर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। किसमें, लिक्विड में। लिक्विफिकेशन हो गया। दूसरा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कहने का मतलब है कि हर एक चीजों का डिस्टिलेशन दो तरीके की होती है। एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है और एक सिंपल सिर्फ क्या होते हैं, डिस्टिलेशन होता है। ठीक है। तो आसवन करने का मतलब क्या है कि चीजों को गर्म जैसे करेंगे, क्वथनांक जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले वाष्प बनकर क्या होगा, उड़ जाएगा। तो दो द्रव पदार्थों को अलग करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे गैसेस हैं। जैसे हम गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन को बहुत सारी गैसेस हैं, तो हर गैसेस को अलग अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे। जैसे ही नाइट्रोजन को गर्म करेंगे तो उसकी जिस बॉइलिंग पॉइंट पर वो क्या होगा, वाष्प बनकर उड़ेगा। तो फिर उसे क्या कर देंगे, दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर देंगे। फिर उसे क्या कर देंगे, लिक्विफाई कर देंगे। क्या कर देंगे, लिक्विफाई कर देंगे, यानी इसको द्रवीकरण कर देंगे और उसे कूल डाउन कर देंगे। क्या कर देंगे, कूल डाउन। तो हमें डाई नाइट्रोजन क्या होगा, प्राप्त होगा। यह जो है ये इंडस्ट्रियल लेवल है। क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल है। तो स्कूलों में कैसे बनाया जाता है डाई नाइट्रोजन, तो देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन को लेबोरेटरी में मतलब प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाया जाता है। अगर प्रयोगशाला की बात किया जाए, सबसे पहले प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड नौसादक का रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट्स के साथ किया गया। नाइट्राइट्स के साथ, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट। इसको नौसादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नौसादर। इसको सब्लिमेशन सब्सटेंस भी बोलते हैं। जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो लिक्विड में चेंज ना होकर सीधे किस में चेंज होगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो नौसादर तथा सोडियम नाइट्राइट नाइट्रोजन को, किसको, नाइट्रोजन को, यानी N2 प्लस, यहां से देखिए NaCl निकल जाएगा और H2O क्या बन जाएगा, H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। दो नाइट्रोजन इधर, दो नाइट्रोजन इधर, हाइड्रोजन दो इधर, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2, तो हमने 2 लगा दिए। ठीक है। और सब रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। यह लेबोरेटरी मेथड में पहला मेथड था कि नौसादर तथा सोडियम नाइट्रेट को एक साथ क्या कर दीजिए, अपक्रिया कर दीजिए, तो डाई नाइट्रोजन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, डाई नाइट्रोजन का। दूसरा मेथड क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर इसे पुनः क्या कर दिया जाए, हिट कर दिया जाए। जैसे हिट करेंगे, ये जो सिंबल है ये हीटिंग का सिंबल है। इस चीज को गर्म करना हो तो अगर ऐसे लिखा हो, समझिए उस चीज को क्या किया गया, गर्म किया गया। तो दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। जैसे इसको हिट करेंगे, नाइट्रोजन प्लस क्या बन सकता है,
क्रोमियम ऑक्साइड प्लस और क्या बन सकता है H2O। ये हो गया H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन इधर 8 है, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, इसके आगे 4 लगा देंगे। देखिए क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 7। ये रिएक्शंस क्या है, ये भी प्रकार का लैबोरेटरी मेथड है डाई नाइट्रोजन को बनाने के लिए। अगर आपको अति शुद्ध अवस्था में, कहने का मतलब क्या होता है कि अगर अति शुद्ध अवस्था में आपको डाई नाइट्रोजन बनाना हो तो बेरियम एजाइड का प्रयोग करते हैं। किसका, एजाइड। जैसे अगर सब्सटेंस Na3 लिखा हो, इस पर -1 चार्ज होता है, इसी को एजाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एजाइड कहते हैं। ठीक है, ये एजाइड है। क्या है, एजाइड। अगर आपको अति शुद्ध अवस्था में बनाना है तो बेरियम एजाइड का इस्तेमाल करेंगे। इसका बेरियम एजाइड का। अगर बेरियम एजाइड की बात किया जाए तो BaNa3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है, ये बेरियम एजाइड है। देखिए इस पर +2 चार्ज, इस पर -1 चार्ज आता है। ये क्या है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, बेरियम प्लस नाइट्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बेरियम एक नाइट्रोजन इधर कितने हैं 6, यहाँ आगे लगा देंगे 3। कि अति शुद्ध अवस्था में अगर आपको प्राप्त करना हो तो ये जो लिखा है इसको कहते हैं बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। जैसे हीट करें क्या बन जाएगा, डाई नाइट्रोजन। इसके साथ साथ इसको सोडियम एजाइड्स के द्वारा हीट कर सकते हैं, जैसे Na3। ये क्या है, सोडियम एजाइड। जैसे इसको अब हीट करेंगे Na प्लस N2। ठीक है, Na प्लस N2। इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर 2 लगा देते हैं, इधर 3 लगा देते हैं, रिएक्शन बैलेंस। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि क्या होता है जब सोडियम एजाइड को हीट किया जाता है, यानी तापीय अपघटन करने पर, थर्मल डिकम्पोजिशन करने पर सोडियम एजाइड से क्या बनता है, क्या बनेगा, सोडियम और नाइट्रोजन। यह जो चीजें होती हैं ये लैबोरेटरी मेथड है जिसके द्वारा डाई नाइट्रोजन को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि डाई नाइट्रोजन को नौशादर और सोडियम नाइट्राइड के साथ हीट कर दीजिए, इसके साथ रिएक्शन कर दीजिए, क्या बनेगा, नाइट्रोजन का निर्माण होगा। दूसरा क्या है कि अमोनियम डाइक्रोमेट्स को थर्मल डिकम्पोजिशन कर दीजिए, हीट कर दीजिए तो डाई नाइट्रोजन का निर्माण होगा। फिर अति शुद्ध अवस्था में आपको अगर बनाना है नाइट्रोजन तो बेरियम एजाइड क्या कर दीजिए, हीट कर दिए, अति शुद्ध अवस्था में क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन। उसी के साथ साथ सोडियम एजाइड को भी अगर हीट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन भी है आपके बुक में कि क्या होता है जब सोडियम एजाइड, इस तरह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ वो पोटेशियम एजाइड भी ले सकते हैं, कैल्शियम एजाइड भी ले सकते हैं, बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। तो यह जो मेथड था ये लैबोरेटरी मेथड था कि किस तरीके से डाई नाइट्रोजन को बनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन की फिजिकल गुणधर्म क्या है, उसके क्या क्या फिजिकल गुणधर्म हो सकते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुणधर्म। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किया जाए, इट इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। यह रंगहीन, स्वादहीन, ठीक है, रंगहीन स्वादहीन होता है। ठीक है, रंगीन स्वादहीन नहीं होता है और गंधहीन भी होगा, ऐसे कोई गंध नहीं होता है। इट इज अ लेस soluble in
वाटर। इस जल में क्या होता है? अल्प विलय होता है। क्या होता है? अल्प विलय होता है। तीसरी पॉइंट बात करेंगे, इट इज ए नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस। नॉन टॉक्सिक मतलब अविषैली। क्या होता है? अविषैली होता है। ठीक है। इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, N714, 7N15। दो प्रकार के क्या होते हैं? आइसोटोप्स का कहने का मतलब क्या है? जिसका क्या हो? परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग, उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। यह केमिकली रूप से क्या होता है? निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय होता है। तो डाइनाइट्रोजन्स के ये भौतिक गुणधर्म है, ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। यह जो होता है अल्प मात्रा में घुलनशील है। दूसरी बात करेंगे, जैसे नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस, ये अविषैली होता है। और ये जो होता है वायु से क्या होती है? हल्की होती है। क्या होती है? वायु से हल्की होती है। यह सब चीजें हैं डाइनाइट्रोजन्स के फिजिकल गुणधर्म, यानी भौतिक गुणधर्म। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसमें, N2 जो होता है कमरे के ताप पर अक्रिय क्यों होता है? अक्रिय क्यों होता है? कहने का मतलब ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसका काम क्या है? अक्रिय वातावरण को बुलंद करना। जब ये किसी भी मेटेरियल के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत सारे क्या इसको देना पड़ता है? टेम्परेचर, बहुत ज्यादा अधिक टेम्परेचर देंगे तब ये रिएक्शन करेगा। लेकिन ये कमरे के ताप पर अक्रिय क्यों होता है? इसका सेम रीजन यही है, उच्च बॉन्ड एंथैल्पी के कारण। देखिए इसके बॉन्ड 3 है, इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कमरे के ताप पर क्या होता है? ये अक्रिय होता है। इसका रीजन क्या है? उच्च बॉन्ड एंथैल्पी के कारण। जैसे ताप में वृद्धि करेंगे तो तभी ये अपक्रिया करेगा। इसका मेन रीजन है कि N2 ट्रिपल बॉन्ड उच्च बंध एंथैल्पी के कारण कमरे के ताप पर अक्रिय होता है। इसी क्रियाशीलता को तब बढ़ाएंगे जब ताप को हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शन करता है केमिकल्स प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। इसके साथ हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखिए N2 react with hydrogen to form अमोनिया। यह हैबर प्रक्रम है। हैबर विधि के द्वारा किस तरीके से अमोनिया को बनाया जाता है इसके आगे लेक्चर में बताया जाएगा। तो जैसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर लगभग 73 केल्विन टेम्परेचर होता है। यहाँ पर एक अच्छा कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। जो आयरन होते हैं, एक और होता है मोलिब्डेनम, यह जो होता है वो उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, जो इसके सक्रियता को क्या कर दे? बढ़ा दे। कहने का मतलब जो रिएक्शन होता है यह आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अच्छे तरीके से अपक्रिया करता है। लगभग यहाँ टेम्परेचर जो प्रेशर होता है 200 atm होता है। अगर इसको पास्कल में चेंज किया जाए 10⁵ पास्कल, इतना प्रेशर होता है। ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन अपक्रिया करेगा, अमोनिया का निर्माण करेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते, इधर 2 है, इधर भी 2 है। और हाइड्रोजन देखिए 6 हो गया तो यहाँ 3 लगा देंगे। तो ये क्या था? हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया था। अब देखते हैं किस तरीके से धातुओं के साथ अपक्रिया करता है। तो कहने का मतलब है धातुओं के साथ तभी अपक्रिया करेगा जब टेम्परेचर को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा।
जैसे ताप में वृद्धि करेंगे इनकी क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे धातु के साथ रिएक्शन करता है तो धातु नाइट्राइड्स का निर्माण करता है। किसका? धातु नाइट्राइड्स का। यानी रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल यानी धातुओं के साथ अक्रिया। तो जैसे हम अगर बात करें धातुओं के साथ अक्रिया तभी करेगा जब टेम्परेचर को क्या किया जाए, बढ़ाया जाएगा। अधिक टेम्परेचर भी धातुओं के साथ क्या करके धातु नाइट्राइड्स का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कैल्शियम, कैल्शियम जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम नाइट्राइड बनाएगा यानी Ca3N2। और यहाँ Ca3 क्यों? क्योंकि इसका +2 चार्ज होता है, इससे भी इंटू होगा तो +6 चार्ज होगा। यहाँ पर -3 चार्ज होता है या -6, तभी रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस होगा। यानी कैल्शियम हो गया नाइट्राइड का रिएक्शन किया, क्या बनाया कैल्शियम नाइट्राइड। तो देखिए कैसे, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 3 लगा दें। अब रिएक्शन क्या पूरी तरीके से बैलेंस है, जिसका नाम है कैल्शियम नाइट्राइड। बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर N2 के साथ कर दिया जाए, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर देखोगा, यहाँ पर भी क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। उसी तरीके से सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, रिएक्शन को बैलेंस कर दे, 3 लगा दे, रिएक्शन बैलेंस। जैसे हमने क्या किया, सोडियम का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ कर दिया, क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्राइड यानी Na3N। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ये रिएक्शन बैलेंस है। इसका नाम है सोडियम नाइट्राइड। उसी के साथ साथ अगर हम पोटेशियम के साथ रिएक्शन कर दें, पोटेशियम के साथ, ये भी क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्राइड। ये भी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ पर 6 लगा देंगे। यह सब चीजें थी धातुओं के साथ अपक्रिया। हमने हाइड्रोजन के साथ क्रिया बताया, धातुओं के साथ अपक्रिया बताया। अब हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम साइनामाइड्स का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन विथ कार्बाइड यानी कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 का रिएक्शन किसके साथ करना है, N2 के साथ। तो क्या बनाएगा, CaCN2 प्लस C। ठीक है, यानी यह जो है एक कैल्शियम कार्बाइड, जैसे कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन हम नाइट्रोजन के साथ करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम साइनामाइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम साइनामाइड। यह जो होता है इसे कहते हैं कैल्शियम साइनामाइड। ये कार्बन। ठीक, दूसरी बात किया जाए, यह जैसे नाइट्रोजन के साथ अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ करता है, नाइट्रोजन अपक्रिया, यहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती हैं, ये जब एरोप्लेन उड़ता है, आप लोग जानते हैं कि मंडल बहुत प्रकार के होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्न मंडल। समताप मंडल में जैसे चीजें उड़ती हैं तो N2 गैस छोड़ती है, जो फाइटर प्लेन होती हैं
वो N2 गैस छोड़ती हैं। और समताप मंडल में ओजोन होता है, वो रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। तो यह सब केमिकल्स प्रॉपर्टी थी किसकी? नाइट्रोजन्स की। अगर नाइट्रोजन्स के यूज की बात किया जाए कि नाइट्रोजन्स कहाँ मिलता है, तो यौगिकों में, युग्मकों को बनाने के लिए, कैल्शियम साइनामाइड्स को बनाने के लिए, ठीक है। अगर किसी द्रव पदार्थ को प्रशीतक मतलब खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए भी नाइट्रोजन्स का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको इन्वायरमेंटल अक्रिय वातावरण को प्रबंध करना हो तो वहां पर हम डाई नाइट्रोजन्स का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। हम लोग कैल्शियम साइनामाइड्स का भी प्रयोग, क्या होता है, डाई नाइट्रोजन्स को प्रयोग यूज के द्वारा कैल्शियम साइनामाइड्स को भी बनाते हैं। ये सब चीजें थी डाई नाइट्रोजन्स के बारे में। अगले लेक्चर में आपको हम अमोनिया के बारे में बताएंगे कि अमोनिया क्या चीज होता है। आज के लिए इतना ही।